नमस्कार साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे सिलेक्शन क्लासेस परिवार में। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है ना 9 तारीख थी और 9 तारीख को आज एमपी आबकारी वालों का एग्जाम था। दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम मुझे पता चल चुका है, किस किस ने मुझे बता दिया और क्वेश्चन भी मेरे पास आ गए। तो उसी एग्जाम का एनालिसिस कराने के लिए आज मैं आया हूँ। और दोस्तों, इस एनालिसिस को आप बड़ी गौर से देखें और बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि जिस किसी का जो आगे शिफ्ट में एग्जाम है और आगे दिनों में आने वाला एग्जाम है, वो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का जो पेपर था वो ज्यादा टफ नहीं था, इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। वो काफी बच्चों के ज्यादा से ज्यादा अगर एवरेज देखा जाए तो वो यानी कि 65 से और 75 के बीच में एवरेज ज्यादा रहा है। 65 से 75 के बीच में एवरेज अच्छा रहा है सभी लोगों को, यानी कि इसको अच्छा ही बताएंगे, बेकार नहीं बताएंगे। अब देखते ये हैं कि आगे होता क्या। चलिए एग्जाम का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। कौन वंशानुक्रम की इकाई है? कौन वंशानुक्रम की इकाई है? दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या लगा है? क्वेश्चन लगा है कौन वंशानुक्रम की इकाई है। तो कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो दोस्तों वो है जीन। क्या है? जीन। अगला क्वेश्चन आता है, किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? वो किया जा सकता है डीएनए से। किससे? डीएनए से। समझ गए? किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है डीएनए से। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा उपकला कोश का। क्या? उपकला कोश का। उपकला कोश का। ठीक है ना? उपकला कोश का। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो कौन सा जो खनिज है वो अम्ल नहीं है? वो है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। कौन सा है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो वो साइट्रिक अम्ल है जो खनिज नहीं है। समझ गया ना? यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण के कारण डैश ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है। दोस्तों क्या होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समता नहीं है दोस्तों, समिति है ना। समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी के कस्तूरी रंगन ने। किसने की थी? के कस्तूरी रंगन ने। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो ये रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है ना परमाणु की राजधानी थी? कहां पर परमाणु की राजधानी हुआ करती थी? क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था, बच्चे ने मुझे ऐसा ही बताया कि कौन सी परमाणु की राजधानी थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा धार जिला। धार क्या हुआ करती थी दोस्तों? तो धार जो है ना, धार परमाणु की राजधानी हुआ करती थी। धार क्या हुआ करती थी? धार परमाणु की राजधानी हुआ करती थी। किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? आपको मैंने पढ़ाया भी था, मेरे आप चैनल पर जाना, विजिट करना। उसको मैंने गयासुद्दीन बलबन बताया था, तो उसके बारे में मैंने उसमें बताया भी थी। गयासुद्दीन बलबन ने ही ऐसा कहा था कि ईश्वर ही पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का साया है। उत्तर में किसने बोला था? ये बलबन के अनुसार था। बलबन के अनुसार। ठीक है, बलबन के अनुसार ये हुआ करता था, पृथ्वी पर सुल्तान ही ईश्वर का साया। अगला क्वेश्चन था, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पद्मावत पुस्तक के जो लेखक हैं, एक पुस्तक भी पूछी गई थी, इसमें पुस्तक पूछी गई थी कि पद्मावत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो पद्मावत पुस्तक के जो लेखक थे वो हुआ करते थे मलिक मोहम्मद जैसी। कौन दोस्तों? तो मलिक मोहम्मद
मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत पुस्तक के क्या थे, लेखक हुआ करते थे। और ये मैं आपको बता दूं, ये पद्मावत वही पद्मावत रानी जो चित्तौड़गढ़ किले में 13,000 रानियों के साथ में इन्होंने जोहर कर लिया था। कब, ये कब की बात है दोस्तों? तो ये बात है सन 1303 ईस्वी की। सन 1303 ईस्वी में क्या हुआ था? सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर अटैक किया दोस्तों, कहां पर? चित्तौड़गढ़ पर। और इसके अंदर एक लालसा जाग गई थी ओनली मात्र क्या? रानी पद्मावती को पाने की। पर ये रानी पद्मावती को एक शीशा लगा करके दिखाया जाता है, लेकिन ये रानी पद्मावती को देख करके उस शीशा में, उस दर्पण में, उस आईने में उनकी जब छवि देखता है तो ये मन मुग्ध हो जाता है। जब ये सोचता है कि भाई जब इसमें दर्पण में, इनकी आईने में इतनी सुंदर दिख रही है रानी, तो अगर मैं रियलिटी में देखूंगा तो कितनी सुंदर रहेगी। तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इनको पाने की लालसा जाग जाती है और ये सन 1303 ईस्वी पे यहाँ पर अटैक कर देता है। यहाँ के जो राजा इस टाइम पे थे, राणा रतन सिंह हुआ करते थे। राणा रतन सिंह और गोरा बादल इनके दो महान ही शक्तिशाली इनके जो सेनापति हुआ करते थे। तो दोस्तों इन दोनों की तो मृत्यु भी हो जाती है और यहाँ तक कि राणा रतन सिंह भी मारे जाते हैं और रानी पद्मावती जो है ना, वो इनके हाथों से नहीं आती और वहां पर जोहर कर लेती है। तो ये उनकी कहानी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आप बना लो, जो ले जाओगे यहां से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों ने किसके खिलाफ लड़ा था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठों ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है दोस्तों, वो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ा था। किसके? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था मराठों में। और मराठों से जो नेतृत्व कर रहे थे वो मराठा में वो सदाशिव राव थे। सदाशिव राव हुआ करते थे। इस युद्ध में सदाशिव राव नेतृत्व कर रहे थे और उधर से अहमद शाह अब्दाली आया। उन दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध बोलते हैं जिसको, पानीपत का ये तीसरा जो युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 में ये युद्ध लड़ा गया था। 1761 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव मराठों की तरफ से। बताया जाता है ये युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि इस युद्ध में ऐसा बताया कि अहमद शाह जो अब्दाली है, मराठा तो इस युद्ध को हार चुके थे और सदाशिव राव के इसने तलवार से गर्दन काट दी थी और वो गर्दन को अपने साथ ले गया था अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन है? तो उत्तर में आएगा वित्त मंत्री। कौन दोस्तों? वित्त मंत्री। तो दोस्तों जीके जीएस के मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, आप लोगों के ही जरिए मुझे बताए थे। और अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन बताना है तो आप जो है ना इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना, मेरे पास नंबर आ जाएंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन आ जाएंगे और मैं एनालिसिस ऐसे ही सटीक एनालिसिस करवाता रहूंगा आप लोगों को। और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आए थे, जिसमें से परसेंटेज भी चैप्टर हुआ करता था, प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे गए और सीआई के पूछे गए, एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए, सांख्यिकी के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन मतलब आज का अगर पेपर देखा जाए ज्यादा टफ नहीं बताया जा रहा है। आप भाई बता नहीं सकते, जो पेपर देके आया वही बताया कि ज्यादा टफ नहीं था। और ज्यादातर आज का जो मेरी बात हुई है लड़कों से, बच्चों से जो बात हुई है, वो ज्यादातर जो एवरेज मेरे को समझ में आ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 65 और 75 के बीच में एवरेज रहा है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो 85 प्लस लेकर के जा पाए हैं, क्योंकि इसका जो पेपर है अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा वैसा नहीं आता कि लक्का ढक्का वाला, अच्छा लेवल का पेपर आता है। लेकिन आज की जो शिफ्ट का जो पेपर बताया जा रहा है वो एक्चुअली में ठीक एवरेज का था, मतलब बहुत इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। तो दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करते रहिए इस नंबर पर और मैं आप लोगों को एनालिसिस करवाता रहूंगा। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।